नमस्कार स्टूडेंट्स, कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं, लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं क्लास के ऊपर। सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए, जब हम पहले लेंगे डिमांड को तो मेजर हेडिंग आपकी डिमांड एंड सप्लाई और फर्स्ट सब हेडिंग इज डिमांड। हिंदी में तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना इसको, मांग। अब डिमांड क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्या होती है डिमांड? मुझे बुर्ज खलीफा चाहिए, ये मेरी डिमांड है। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी इच्छा है मैं बुर्ज खलीफा खरीदूं। मेरे पास पैसे भी हैं और इच्छा भी है। अब देखो डिमांड क्या है। डिमांड के लिए चाहिए एक पहले प्लेस, प्राइस, एक फिक्स प्राइस और उसको खरीदने वाला बायर और बेचने वाला सेलर, और इन दोनों का इंटरेस्ट। भाई इसका खरीदने का इंटरेस्ट होगा और इसका बेचने का, इन दोनों का इंटरेस्ट हो, एक सर्टेन प्राइस हो, एक सर्टेन प्लेस हो, उसको डिमांड कहेंगे। अब इसको पिरोते हैं माला में, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक फिक्स या सर्टेन प्राइस पर एक व्यक्ति किसी चीज को खरीदने के लिए इच्छुक है और एक व्यक्ति उसी चीज को बेचने के लिए इच्छुक है। A person is ready to buy a thing, a person is ready to sell a thing on a certain price, on a certain place, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। क्योंकि मार्केट भी तो डेफिनेशन पढ़ी ना आपने, ठीक है। तो अब इसको हटा दोगे तो कहां पर खरीदने की प्रोसेस होगी? एक पर्टिकुलर सर्टेन प्लेस चाहिए ना, तो मार्केट भी है वो प्लेस, वो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो। तो ये सबका कलेक्टिव composition is called demand. Demand is a process in which a person is ready to buy, a seller is ready to, a person is ready to sell on a certain price, on a certain place. एक व्यक्ति किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित कीमत पर किसी वस्तु को खरीदने का इच्छुक है और दूसरा उसे बेचने का इच्छुक है, उसे उस वस्तु की डिमांड कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। ये चार टेक्निकल वर्ड्स लिख लीजिए। है तो प्लेस और टाइम उसी में कंक्लूड हो जाता है एक साथ। क्योंकि आजकल तो देखिए, पहले तो टाइम कंक्लूड कर लेते थे लेकिन अब प्लेस ही देखते हैं, क्योंकि टाइम तो 24/7 चला गया। भाई रात को 2 बजे भी अमेज़न पे जाकर आप
सेल पर, तो टाइम का तो कंक्लूसिव वो हट ही गया, इसलिए प्लेस लिखते हैं सर्टेन बस। तो पहली चीज हो गई डेफिनेशन, जो हमने देख ली। दूसरी चीज है, दूसरा लिखे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, है ना? जे कीन्स का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा? और हाँ हाँ कीन्स, वही जे कीन्स। और अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर, प्राइस और क्वांटिटी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है, मांग का नियम, वो ये कह रहा है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब डिमांड। अगर कीमत बढ़ती है किसी पर्टिकुलर वस्तु की तो उसकी डिमांड, और अगर कीमत घटती है तो। अब ये कब होगा, ये कब होगा? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इतना ही नहीं कहता, इसके अलावा ये कहता है ये प्रोसेस तब होगी जब ये होंगे ओएफसी। केएफसी का भाई ओएफसी है। ओएफसी क्या है? अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा है एट द स्टेज ऑफ ओएफसी इफ यू विल नॉट यूज ओएफसी, मांग का नियम इनकम्प्लीट माना जाएगा और गलत माना जाएगा। अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटेगी, और कीमत घटने पर उसकी, कब? ये होने पर। अगर ये नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट राइट। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड लिख लीजिए कि अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर, कीमत बढ़ने पर डिमांड कम, कीमत घटने पर डिमांड ज्यादा। इन योर लैंग्वेज आप लिख सकते हैं इसको, अपनी भाषा में लिख लीजिए, अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, जब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा 12th क्लास में, प्राइस क्वांटिटी, अगर प्राइस 10 रुपए है तो क्वांटिटी ये है, और ये 15 हो गई तो ये 40 हो गई। देखा होगा ना इस तरीके से। फिर इसको ग्राफ में शो कर दिया, इधर प्राइस ले ली, इधर क्वांटिटी ले ली। तो अगर ये 10, मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो इसकी डिमांड अभी 50 है। और अगर ये घटकर 15 हो गई तो इसकी डिमांड 40 हो गई। तो ये तो इधर को क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर को,
ठीक है, तो ये प्राइस की और ये क्वांटिटी। तो इस तरीके से आपने 12th स्टैंडर्ड में चीजों को कलेक्ट किया होगा। तो ये इस चीजों को लेकर कई बार क्या होता है कि जैसे आप बड़े एग्जाम दोगे, जैसे सीडीएस वगैरह के एग्जाम, एनडीए के, तो उसमें क्या करता है कि इस तरीके से क्वेश्चन को एक चार्ट दे देगा आपको और कहेगा कि दिस चार्ट, यह चार्ट क्या शो करता है, यह चार्ट क्या शो करता है, लॉ ऑफ डिमांड, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप बताएंगे कि इस चार्ट को देखकर कि क्या शो करता है, तो अकॉर्डिंगली ही आंसर देना पड़ेगा। तो ये हमारे एग्जाम के लेवल का नहीं है मैटर, बस समझने के लिए मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपने 12वीं की क्लास में, 11वीं की क्लास में इस तरीके से चीजों को पढ़ा था। तो अभी हमें सिर्फ देखना है किसको, अदर फैक्टर को। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, देखिए पहले में डेफिनेशन हो गई, दूसरे में लॉ ऑफ डिमांड, तीसरे में लिखिए व्हाट आर अदर फैक्टर्स। व्हाट आर अदर फैक्टर्स। बताइए क्या है अदर फैक्टर्स। डिमांड मतलब जैसे अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्रेड पसंद नहीं है, चाहे उसका प्राइस हाई हो डाउन हो, तो वो खानी नहीं। अपनी इच्छा। तो देखो चॉइस और इच्छा एक ही चीज है, फैशन भी एक ही चीज है, फैशन भी ट्रेंड इंटरेस्ट में ही आता है, ठीक है। हाँ, सीजन रीजन सब एक ही में आता है। अब एक हो गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा बताएं। बेटा मैं अदर फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज तो छोड़ ही रहे हो आप। भाई जब तक यही नहीं होगी तो इंटरेस्ट कहाँ से बनेगा, नहीं समझ आ रही। जब तक इनकम ही नहीं है तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा। तो पहली चीज, दूसरी चीज इंटरेस्ट। अब आगे अदर अब आपकी बात आएगी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है, गिवन गुड्स, उसकी प्रकृति क्या है उस पर भी तो डिपेंड करेगा उसकी डिमांड। तो सबसे मेन इनकम, ट्रस्ट, और फिर नेचर ऑफ गुड। और बताएं सोचकर। टैक्स से क्या क्या मतलब। इनकम नहीं आ जाएगी, इनकम नहीं हो जाएगा, गुड्स पे टैक्स ज्यादा बोले। तो भैया टैक्स कम है, मेरी इनकम नहीं है, तो मैं भी कैसे खरीद पाऊँ। और अगर इनकम है तो टैक्स कितना ही बढ़ा लो, मैं खरीद लूँ। कंपनियों का संख्या, नंबर ऑफ मार्केट में जितनी ज्यादा कंपनी उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा। भैया एक्सपेंडिचर हाई हो तो वो तो कीमत हो तो गई, या आपने प्राइस और क्वांटिटी देखा ना, तो एक्सपेंडिचर प्राइस वो तो सब सप्लाई चेन इसी में आ गई ना। भाई सप्लाई ज्यादा होगी तभी तो कीमत कम हो जाएगी, तो उधर वाला फैक्टर हो गया। पर हम बात कर रहे हैं अदर फैक्टर की। और बताएं। इंटरेस्ट, इनकम, नेचर ऑफ गुड, और एक था वो, हम लोग बातें ऐसे करते हो तो दिमाग से स्लिप हो जाता है ना। कोई डिजास्टर ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई एक्सपेंडिचर करा रहा है।
देखो एक बार गया तो गया। चलिए अभी आ जाएगा दिमाग में तो बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं सिंस लॉन्ग, काफी से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इंटरेस्ट मतलब सबसे पहले देखते हैं इनकम, कि अगर आपकी इनकम ठीक नहीं है तो वस्तु की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इनकम ज्यादा है, इनकम कम है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड और घटेगी और बढ़ेगी। ठीक है, कौन से फैक्टर में है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन कौन सी है? कार और पेट्रोल। अब कार की कीमत बढ़ी तो पेट्रोल भी बढ़ेगा। ये लो, पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कार, तो कहां से हुआ? डायरेक्ट ये घटेगा ना, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी, कॉफी, इसकी कीमत बढ़ी तो इसकी भी डिमांड बढ़ी, तो दोनों एरो ऊपर एक साथ जा रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और गिफिन गुड्स में क्या था कि अगर कीमत घट रही है तो भी डिमांड घट रही है, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन नेगेटिव सेंस बढ़ेगी नहीं, सिर्फ घटेगी। गिफिन गुड्स में कीमत उनकी कैसे बढ़ाओगे तुम, जब डिमांड प्राइस पर लेस पर ही डिमांड घटी हुई है तो बढ़ाएगा कैसे? चलो क्वेश्चन भी था, है? अगर गिफिन गुड्स की सपोज प्राइस को तो ज्यादा उसकी इस पे क्या होगा, मतलब बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। अब एक बात बताओ कि लेस प्राइस पर ही उसकी डिमांड लेस है तो उसकी कीमत बढ़ाकर भी क्या कर लोगे तुम? तब भी तो लेस ही रहेगी। ये तो नहीं कहेंगे कि और लेस हो जाएगी, लेस का तो मतलब लेस ही है ना। तो यहां पर भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बस यहां पर ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अकॉर्डिंगली इनकी डिमांड पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली हो गई डेफिनेशन, दूसरी हो गई लॉ ऑफ डिमांड, तीसरा हो गया अदर फैक्टर्स। तो जब ये कांस्टेंट है तभी कीमत के बढ़ने पर वस्तु की कीमत डिमांड घटेगी और कीमत के कम होने पर डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एक ही होता है। हाँ जी, किसमें? किसी चीज की कीमत कम है, डिमांड ज्यादा लेकिन सप्लाई कम है, तो क्या मैं अभी सप्लाई पर डिस्कशन कर रहा हूँ? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? हमारा क्या चल रहा है टॉपिक? डिमांड। हाँ, इसी में आ जाएगा सब। कंज्यूम, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, सप्लाई वाली बात, वो सब इसी में आ जाएगी। बट राइट नाउ वी आर नॉट स्टडिंग सप्लाई, तो सारी चीज इसी में आ जाएंगी। लेकिन बेसिक फैक्टर क्या है? दूसरी चीज एक ध्यान से दो, हम बात कर रहे हैं कीमत पर। पहले आप चीजों को समझो कि किसको शामिल करना है, किसको नहीं करना। अब आपकी बात कर रहा हूं मैं, सप्लाई कह रहे हो, थोड़ा सोचना। आप सप्लाई का मतलब क्या कर रहे हो कि मार्केट में वस्तु ज्यादा है, यही है ना? तो कॉमनली सोचो कि वस्तु जब ज्यादा होगी तो कीमत घटेगी या बढ़ेगी? तो हम वहां कह तो रहे हैं, हम वहां कह रहे हैं ना कि कीमत घटने पर डिमांड बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर, तो कीमत घटेगी बढ़ेगी कब? जब सप्लाई चेन प्रॉपरली घटेगी बढ़ेगी। बट यहां पर नॉट द फैक्टर कि अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, हम इनकी बात नहीं कर रहे। सप्लाई और डिमांड का एक कॉम्प्लीमेंट रिलेशन होता है। भाई कीमत घटाओगे बढ़ाओगे किसी बेस पर तो बढ़ाओगे, किस बेस पर? सप्लाई मैनेजमेंट पर ही तो बढ़ाओगे। तो सप्लाई जब इफेक्ट होगी तभी तो कीमत इफेक्ट होगी। और हम लॉ ऑफ डिमांड में कह रहे हैं ना, पहली बात हम कह रहे हैं कि अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर कीमत घटेगी कब? जब सप्लाई बढ़ेगी। उसका मतलब ही तो वही है। तो आप क्या इसमें सप्लाई शामिल करोगे? नहीं करोगे। दैट्स वाई मैंने यहां सप्लाई नहीं लिखी, क्योंकि कीमत का सप्लाई से रिलेशन तो है, तो वो मार्केट के फैक्टर में आ जाता है, डिमांड सप्लाई में। लेकिन अदर फैक्टर्स की बात करेंगे, ये अदर हैं। अदर का मतलब सब देखिए ध्यान से, मार्केट में सप्लाई भी है, कीमत भी लेस है, फिर भी उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही। ये पॉइंट,
मार्केट में सप्लाई भी है, कीमत भी कम है, उसकी डिमांड नहीं बढ़ रही। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों? भैया मेरी इनकम नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है कि मैं इसको खरीद सकूं। भैया मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसका, गुड भाई, ये कंडीशन चल रही है, समझ आ रही बात? तब आप बोलोगे सप्लाई कम है, कीमत ज्यादा है, फिर भी डिमांड नहीं घट रही, फिर भी डिमांड नहीं घट रही, नहीं घट रही का मतलब बढ़ रही है। भाई मेरे पास इनकम भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है, तो ये अदर फैक्टर हो गए। जरूरी नहीं है कि कीमत बढ़ने पर डिमांड घटे ही। अगर कीमत बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ रही है, इट मींस अदर फैक्टर आर एक्टिव, अदर फैक्टर आर एक्टिव। अगर यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले यही वाला कि कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो कारण बताएं, तो क्या बोलोगे? ओएफसी आर एक्टिव। अब इंटरेस्ट उसके अंदर आता है ना, जरूरी नहीं है इंटरेस्ट, इनकम भी ज्यादा हो तो मैं खरीद रहा हूं, उड़ाओ पैसा को, समझ आ रही है? 1 किलो लेके आना है, 5 किलो लिया भाई, भाई मेरा इंटरेस्ट, मैं टमाटर खाता ही नहीं हूं। सर 1 किलो, रामू ने पूछा मालिक से, मालिक टमाटर 1 किलो लाना है 100 रुपए, 100 रुपए किलो, ए ले 500, 5 किलो लिया जाए। भाई कि पैसे हैं मेरे पास तो मैं कुछ खूब बढ़ा रहा हूं, तो वहां पर मेरा इंटरेस्ट तो नहीं है, वहां मेरा पैसे, वो क्या कह ले, इनकम ज्यादा है, पैसे की पावर वो दिखा रहा हूं, तो उससे आप देखोगे इफेक्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट की बात आएगी वहां पर जहां पर कीमत बढ़ी। भाई मुझे जीन्स पहनने का शौक है, अब जीन्स 1000 की है या 5000 की है, लेनी है तो लेनी है, समझ आ रही बात? तो वहां पर इंटरेस्ट शो होगा, वहां पर इंटरेस्ट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट में आप ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पर आप इसमें सप्लाई मैनेजमेंट को नहीं काउंट करोगे। अब वही जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ोगे तब क्या होगा बताओ यार, प्रोडक्शन और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? अब एक बात बता मेरे को, ये देख, पी एंड सप्लाई, इधर प्राइस एंड सप्लाई, अगर सप्लाई ज्यादा है तो प्राइस कम होंगे, और सप्लाई कम है तो ये लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। कब? ओएफसी भी आ जाएगा, तो वहां पर मांग के नियम की तरह पूर्ति का नियम आ जाएगा बस। तो यहां से सप्लाई को हटाकर डिमांड ला दोगे तो डिमांड ला हो गया, बट अदर फैक्टर वहां भी चाहिए, दोनों जगह पे। अब सप्लाई में क्या होगा, कुछ फैक्टर चेंज हो जाएंगे, जैसे नंबर ऑफ लेबर्स, यानी बेरोजगारी। भाई बेरोजगारी है, लेबर नहीं मिल रहा, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगा। अरे वही बात, बेरोजगारी एम्प्लॉयमेंट एक ही तो बात है। रिसोर्सेस, भाई लेबर बैठा है, सब चीज बैठे हैं, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर अदर फैक्टर में वो चीजें आ जाएंगी। इंटरेस्ट ऑफ द ओनर, लेबर भी है, मशीनरी भी है, रॉ मटेरियल भी है, मत करो उत्पादन। अब मत करो उत्पादन में क्या होगा, स्ट्राइक्स। प्रोडक्शन भी चल रहा है, प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भी है, आदमी भी है, सब कुछ है, हड़ताल पे बैठे हैं स्ट्राइक करके कि भाई कोई प्रोडक्शन करेगा तो मार दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, तो वहां अदर फैक्टर वो आ जाएंगे। तो सिचुएशन ऑफ द पब्लिक या सिचुएशन ऑफ द मार्केट क्या चल रही है, वो यार सब उसी में आ जाता है, वो एसेट्स और उसकी जो सारी हो जाएंगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां हम एज ए प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट पर देखेंगे, बात करेंगे। तो भाई उसको इसमें मत जोड़ो, समझ आ रही बात? तो चीजों को समझो कि डिमांड के अंदर ही आपकी सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई होगी तभी तो डिमांड का प्रोसेस चलेगा, और जब सप्लाई होगी तभी कीमत का प्रोसेस। हाँ, इसलिए जब आप पढ़ते हो तो सप्लाई मैनेजमेंट अलग करते हैं और डिमांड मैनेजमेंट अलग करते हैं। तो आपको 1 2 3 चीज समझ आ गई। चौथा पॉइंट लिखें,
मेन फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन, मेन फैक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन। मेन फैक्टर ऑफ डिमांड फंक्शन। इधर ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट सोफा डिस्कशन में? एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल? आवाज नहीं? चलिए अब बताइए मुझे कि डिमांड की जाए या डिमांड हो, उसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कि किस बेस पर डिमांड होगी, किन आधारों पर डिमांड की जाएगी, किस चीज को आप देखकर डिमांड करोगे, वो फैक्टर बताने हैं हमें। सबसे पहली चीज ये, सबसे पहली चीज इनकम का तो चलो देखो, अब इसमें अंतर आपको देखना है क्या, अगर स्क्रीन शो नहीं पूछ लेगा तो मेरा ब्लर आ गया मे बी उनके पार्ट पर सब क्या है 4-5 स्क्रीन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट, प्लीज इन्फॉर्म। ब्लर नो नो, आवाज नहीं। Please inform now. Screen is clear to everyone or not? I am restarting the class. Please rejoin all. लाओ तो सबको कर दिया था। तो डिमांड क्या होगा, कब जनरेट होगी? अब इसकी सब क्या है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या आप इसे खरीदोगे? नहीं खरीदो। इसकी डिमांड जनरेट होगी? नहीं होगी। तो पहले एक इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। भाई इसको मार्केट में लेकर आ रहे हो तो एक स्टैंडर्ड हो ना, तभी तो इसकी डिमांड जनरेट हो पाएगी। और तीसरा, फिर जब मार्केट में आएगी तो इसकी सप्लाई अच्छी होगी, तभी इसकी जनरेशन होगी। अब कोई चीज मार्केट में मिल ही नहीं रही तो खरीदने वाले कैसे खरीदेंगे? तो क्या डिमांड जनरेट हो पाएगी? नहीं हो। तो हम बात कर रहे हैं अभी डिमांड के जनरेशन के फैक्टर की, कि मांग कब होगी या मांग कब की जाएगी। पहला, उसकी एक कीमत हो वस्तु की, उसकी क्वालिटी हो और उसकी सप्लाई हो। मांग का नियम अलग है और इसके फैक्टर्स अलग हैं। अदर फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट अलग है। बस यहां पर चीजों को समझो। ये बात किसको समझ में नहीं आई ऑनलाइन? किसी को कोई डाउट? तो कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? 4 5 5वां लिखे, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल या स्केड्यूल एक ही चीज है, बोलने का फर्क है बस, है ना। अब देखिए डिमांड शेड्यूल में
क्या क्या चीजें आएंगी। तो डिमांड को शेड्यूल किया जाएगा दो तरीके से। पहला इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल व्यक्ति डिमांड को शेड्यूल कर सकता है, और दूसरा मार्केट से डिमांड जनरेट हो सकती है। यानी एक व्यक्तिगत लेवल पर डिमांड जनरेट हो सकती है और एक मार्केट। तो ध्यान से देखिए, जब व्यक्तिगत लेवल पर होगी तो उसको होलसेलर कहेंगे या रिटेलर? एक आदमी की जनरेशन होलसेल होगी, क्या बोल रहे हो आप, समझो, रिटेलर। थोक आप गली में परचून की दुकान में थोक में सामान लेने जाते हो, तो रिटेलर हो गए ना आप। भाई आप एक पैंट लेने गए तो यू आर ए रिटेलर या होलसेलर? रिटेलर। और जब आप पूरा का पूरा बंडल लेने गए एक पैंट का तो उस जब आप 50 पैंट या 100 पैंट लेने गए तो वो आप मार्केट के लिए लेके जाओगे, मार्केट की कैटेगरी में आओगे। यहाँ पर अब बच्चे कह देंगे भैया मेरे घर में 100 लोग हैं, मैं 100 के लिए ले जा रहा हूँ, भाई वो अदर थिंग है। बट आप जब एक से ज्यादा गुड्स कैरी करते हो तो मार्केट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब एक गुड यानी व्यक्तिगत लेवल पर आप चीजों को कलेक्ट करते हो तो इंडिविजुअल गुड। तो व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, ये दो कैटेगरी का होता है। तो चार्ट बना लीजिए इसको कि डिमांड शेड्यूल कितने टाइप का होता है, इंडिविजुअल और मार्केट। अब देखिए इंडिविजुअल में क्या होगा, एक फर्म आ सकती है, एक कंपनी आ सकती है, एक फर्म एक कंपनी ये डिमांड जनरेट कर सकती है, एक पर्सन आ सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एक फर्म की जगह मैनी फर्म्स, वन कंपनी की जगह मैनी कंपनीज, मैनी पर्सन्स। समझ आई बात? तो यहां पर वन फर्म है, इधर मैनी फर्म्स हो जाएंगी, इधर वन कंपनी है, इधर मैनी कंपनीज हो जाएंगी, इधर वन पर्सन है, इधर मैनी पर्सन हो जाएगा। और इन सिंपल वर्ड्स, रिटेल, होलसेल। अब देखिए आपने एक चीज सुनी होगी, एक दो चीजें सुनी होगी, इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई पर ही, ध्यान से सुनिए, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और सप्लाई पर ही, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल पर ही एक इंडेक्स बनता है, इसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सुना है? और उसी अकॉर्डिंगली होलसेल पर बनता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई। सुना है? तो जब आपको ये फैक्टर पता होंगे, ये डिफरेंशिएट पता होगा, तभी तो आप सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की तरफ जाओगे। अब जब हम इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन का निर्धारण सीपीआई पर हो रहा है या डब्ल्यूपीआई पर हो रहा है, तो वो हमें देखना होगा, दोनों पर होता है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीपीआई को कंसीडर करती है या डब्ल्यूपीआई को, वो हम वहां देखेंगे, कहां, जब हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे। बट आपको पहले बेसिक चीजें पता तो हो कि व्हाट इज इंडिविजुअल मार्केट, व्हाट इज मार्केट होलसेल वाला। यहां पर डिमांड व्यक्तिगत लेवल पर जनरेट होगी, एक फर्म को देखा जा सकता है, एक कंपनी को देखा जा सकता है कि इस कंपनी की क्या डिमांड है। लेकिन वहीं ऑल ओवर इंडिया की कंपनीज की बात करेंगे तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में आ जाएगा। माइक्रो और मैक्रो, समझ आएगी बात? यहीं से माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट आप रिलेट कर सकते हो। चीजें कलेक्ट हो रही हैं तो अकॉर्डिंगली ही चीजें जब कलेक्ट होंगी तो धीरे 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 पूरी आपकी चेन बन जाएगी। और जब पूरी चेन को एक बार कर देंगे तो पहिया घूम जाएगा, और पहिया घूमेगा तो आंसर भी लगेगा। ठीक,
क्योंकि जब आपकी चीजें कनेक्ट होंगी, कनेक्शन के बाद ही चीजें रिलेट होंगी, रिलेट पर ही ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तभी तो सोचोगे भाई इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के इफेक्ट के कारण ही। इधर ऑनलाइन किसी का कोई डाउट? तो सप्लाई में कितने हमने पॉइंट्स कर लिए? 5। सॉरी, डिमांड में 5 पॉइंट्स हो गए। अब हेडिंग डालें सप्लाई। बेटा मैं कह रहा हूं कि डिमांड शेड्यूल में नहीं आता। मैंने ये कहा कि इंडिविजुअल की जब आप बात करेंगे मार्केट की, इंडिविजुअल फर्म को लेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हो जाएगा, और इंडिविजुअल को ही बोलते हैं कंज्यूमर। एक कंज्यूमर व्यक्तिगत लेवल पर तो हो जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जब बात करेंगे मार्केट लेवल पर तो बनेगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। वो सब इसी के अंदर ही होगा, और उनसे जस्टिफाई होती है इन्फ्लेशन। तो हम इन्फ्लेशन में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को देखेंगे, ठीक है? तो अब परचेसिंग पावर इंडेक्स किस पर्सपेक्टिव में पूछना चाह रहे हो? बहुत सारे पर्सपेक्टिव। भाई डिमांड के मैनेजमेंट को देख लिया हमने, है ना? तो पहले नंबर पर, पहले सुनिए इधर, पहले पॉइंट पर आपने क्या लिखा था? डेफिनेशन। तो यहां पर लिखे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या होगा? पहले एक प्लेस होगा, एक सर्टेन प्राइस होगा, ठीक है, एक सेलर होगा, और वो उसको बेचने के लिए इंटरेस्टेड होगा। भाई डिमांड में तो बायर इच्छुक है खरीदने के लिए, और इधर सेलर है, तो वो सप्लाई हो गई, ठीक है? तो प्लेस, प्राइस, सेलर, और इस सेलर का इंटरेस्ट है उसको सेल करने का, तो वो क्या कहलाएगा? सप्लाई। ठीक है, क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या था? तो लिखिए लॉ ऑफ सप्लाई। अब आप खुद लिख लोगे, अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर अगर वस्तु की कीमत, प्राइस एंड सप्लाई, तो कीमत ज्यादा है तो सप्लाई कम है, और कीमत कम है तो, क्योंकि कीमत ज्यादा है तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। यहां इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं। और अगर कीमत कम है तो डिमांड ज्यादा होगी, और डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा होगी। भाई मैं बहुत सारी चीज मांग रहा हूं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना। इस पेन की कीमत ज्यादा तो डिमांड कम, और डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम, यानी सप्लाई कम। प्रोडक्शन कर रहा है इसका जो सप्लाई, तो तभी जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ाएगा ना प्रॉफिट लेने के लिए। मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द इन्फ्लेशन। सप्लाई किसकी? सप्लाई। आप सप्लाई की बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेशन। कीमत बढ़ने पर मांग, वस्तु की कीमत, क्या डिमांड कम है, कीमत बढ़ रही है, तो वो महंगाई है। मैं महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिमांड सप्लाई चेन की बात कर रहा हूँ। चीजों को समझो कि कीमत बढ़ रही है तो वो एक पर्सपेक्टिव हो गया महंगाई वाला। कीमत बढ़ रही है तो डिमांड क्या जाएगी?
घटेगी, घटेगी तो सप्लाई तो आ गई ना, और कीमत घट रही है तो डिमांड, तो सप्लाई। कीमत बढ़ना महंगाई भी होता है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेशन। मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा। अदर फैक्टर के कांस्टेंट रहने पर अगर कीमत बढ़ती है तो सप्लाई घटेगी, और कीमत घटती है सप्लाई बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था? अदर फैक्टर्स। तो बताइए अब इसमें अदर फैक्टर क्या होंगे? हाँ, सप्लाई में प्राइस तो ये रहा ना, तो पहले लिख लो इनकम। अदर फैक्टर में पहले में भी लिखो इनकम। हाँ, इनकम इसमें भी आएगी। भाई आय ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सप्लाई ज्यादा होगी। अभी तक आप बायर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, अब प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि जब प्रोड्यूसर की आय ज्यादा होगी, उसका बजट होगा, तभी तो वो चीजों को प्रोड्यूस कर पाएगा, उसकी जेब में पैसे होंगे तभी तो उत्पादन कर पाएगा। नहीं, अगर इनकम है ही नहीं उसकी तो नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई घट जाएगी ऑटोमेटिकली। प्रोड्यूसर है बनाने वाला, वो चीजें तभी तो बनाता है, उसे ज्यादा कुछ मिले, पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेगा। और ये जरूरी थोड़ी ना है कि उसको मिले ही, नहीं मिले तो वो फिर बना उसका अपना इंटरेस्ट होगा। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट है ना, तो पहला इनकम, गली के अदर फैक्टर में पहला इनकम, दूसरा इंटरेस्ट। मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास मशीन भी है, मकान दुकान प्रॉपर्टी सब कुछ है, मैं नहीं करना चाहता प्रोडक्शन। समझ आ रही बात? मेरी हीरो साइकिल की कंपनी है, अभी तक मेरा मन था, अब मैं कंपनी बंद करना चाहता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, प्रॉफिट भी आ रहा है, नहीं करना मेरे को प्रोडक्शन, नहीं बेचनी साइकिल, अब मैं मारूं तो सुजुकी बेचूंगा। समझ आ रही बात? इंटरेस्ट हो गया, तो वहां से सप्लाई इफेक्ट होगी। तीसरा एम्प्लॉयमेंट, या सुनिए, अब देखिए एम्प्लॉयमेंट लिखने से अच्छा है आप एक वर्ड लिख लीजिए, सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसमें, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस में एम्प्लॉयमेंट, मशीनरी, रॉ मटेरियल सब आ जाएगा, एसेट, कैपिटल, सब सारी चीजें। अगर रिसोर्सेस अच्छे हैं तो सप्लाई चेन अच्छी होगी। ठीक है, तो इधर कौन से फैक्टर हो गए? ये तीन फैक्टर्स हो गए। इनके इफेक्ट होने पर, इन अदर फैक्टर्स के इफेक्ट होने पर सप्लाई बिगड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, टाटा नमक की कंपनी है, ठीक है, टाटा का बैंक बैलेंस घटा, तो वो कंपनी में पैसा कम लगाएगा। पैसा कम लगाने का मतलब प्रोडक्शन कम होगा। अरे बात वही है ना या तो लोगों को नौकरी से हटाएगा तो ओवरऑल प्रोडक्शन ही तो घटेगा, तो पैसा कम लगाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई घटेगी। इनकम वाला एग्जांपल, इंटरेस्ट का मैंने बता ही दिया आपको। हीरो साइकिल प्रॉफिट में जा रही है, अच्छा चल रहा है, मुझे नहीं बेचनी साइकिल, मैं कार बेचूंगा, इंटरेस्ट हट गया मेरा, पैसा भी है। और उसके बाद जब बात करते हैं अदर फैक्टर में रिसोर्सेस की, तो सब कुछ है, पैसा भी है, इंटरेस्ट है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा तो सप्लाई कम, लेबर नहीं मिल रही तो सप्लाई कम। समझ आ रही बात? गवर्नमेंट पॉलिसीज आ गई तो भी सप्लाई कम।
कोरोना आ गया, नहीं फैक्ट्री नहीं चलेगी, मैं तो तैयार बैठा हूँ, लेबर भी बैठी है, मालिक नौकरी दो, हम उत्पादन के लिए बैठे हैं तैयार, ताला लग गया, नहीं होगा प्रोडक्शन, पैंडेमिक चल रहा है, तो भी सप्लाई घटेगी, और सप्लाई घटेगी तो डिमांड इफेक्ट होगी, और सप्लाई जब घटेगी तो इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन का अलग मुद्दा है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। समझ आ रही बात? तो ये अदर फैक्टर्स क्लियर हो गए सप्लाई के। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब सप्लाई जनरेट कैसे होगी? जैसे डिमांड जनरेट के लिए हमने देखा था, तो सप्लाई को जनरेट करने वाले तुम लोग सोचते नहीं हो, सप्लाई का मतलब ये पेन मार्केट में कब आएगा? जब इसको खरीदने वाला बैठा होगा। वो आपने डिमांड वाला पढ़ाया, तो उसमें ये भी तो आ सकता है कि अगर जब लोग अवेयर ही नहीं होंगे फ्रूट के बारे में, तो डिमांड क्यों करेंगे? वो आएगा, वो क्या बोलते हैं, अवेयरनेस, वो बाकी चीजें। सप्लाई के फैक्टर में कि सप्लाई किसी चीज की कब की जाएगी? जब उसकी डिमांड अच्छी होगी, तो डिमांड विल गुड, देन सप्लाई जनरेट। डिमांड अच्छी हुई सबसे पहली चीज प्राइस सेटअप होगा, तब उसकी डिमांड सप्लाई अच्छी होगी, है ना? अगर अप टू द मार्क प्राइस सेटअप नहीं है तो उसकी डिमांड नहीं होगी, सप्लाई भी अच्छी नहीं होगी। जो डिमांड में थी वो क्वालिटी, वो इसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है भाई, कीमत के हिसाब से उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सप्लाई होने की नहीं है, क्योंकि डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ लिखा था डिमांड में? एक और लिखा था ना? नहीं नहीं नहीं, तीन ही थे ना? हाँ हाँ अब पांचवा पॉइंट क्या है इसमें? तो सप्लाई शेड्यूल लिख लीजिए। तो पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है, मार्केट लेवल पर भी हो सकता है, वही दो पार्ट बना लीजिए, आपको कंप्लीट यहां से। इधर ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? आप लोगों को यहां तक की चीजें क्लियर है? और डिफरेंस क्या? सप्लाई फंक्शन में नंबर ऑफ बायर्स फैक्टर, ये क्या लिखा है? सबसे पहले तो प्राइस ही आनी है ना, सप्लाई फंक्शन में नंबर ऑफ बायर्स, तो बायर्स का मतलब क्या है? डिमांड है ना? तो भैया इसको ऊपर लिख ले, क्या श्योर? हमने तो तीन फैक्टर्स देखने हैं ना, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन होगा एक एजेंसी लेवल पर, जैसे उसमें एक देश का बैंक, सेंट्रल बैंक जुड़ा हुआ है, एक देश का एक्सिस बैंक जुड़ा हुआ है, एक प्राइवेट एंटिटी जुड़ी हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या है कि उसमें कंट्रीज जुड़ी होंगी, कंट्रीज मतलब गवर्नमेंट जुड़ी होंगी। आईएमएफ लोन देगा गवर्नमेंट को, ना कि पर्टिकुलर एजेंसी को। किसमें? नहीं, उसमें गवर्नमेंट होती है, उसमें जुड़ा हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट भी हो सकती है, उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन आईएमएफ में कंट्री ही होंगी और उनका प्रोसीजर अलग है। ठीक है, उसकी कैटेगरी वाइज स्लॉटिंग है, डेवलपिंग, डेवलप्ड, बैकवर्ड कंट्रीज, और उसके हिसाब से उनको ग्रेडिंग दी जाती है। उस ग्रेडिंग के हिसाब से उनको उतना लोन मिलेगा कि किस कैटेगरी में आ रहा है तो उसको कितना लोन मिलेगा। लोग सप्लाई का ग्राफ बना के दिखाना, किसका? सप्लाई का, सप्लाई लोग सप्लाई जो ग्राफ सप्लाई करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा? ये है प्राइस और ये है गुड या क्वांटिटी ले लिए। अगर कीमत 10 रुपए
तो डिमांड अभी है और ये 20 हो गई, तो ये आ गई 30 पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो 20 वाली 30 सॉरी कहाँ ले गया मैं, ये तो जब ये है तो डिमांड का ये हो गया, लेकिन यहां पर ये चलेगा सप्लाई का। तो सप्लाई मैनेजमेंट इस तरीके से चलता है। सप्लाई का ऐसे, डिमांड का तो ऐसे बनता है, सप्लाई का ऐसे बनता है, सप्लाई का ऐसे बनता है। हाँ तो वही तो बना रहा हूँ मेरा। तो दोनों एक उस पे तो नहीं आ रहे ना, एक इंटरसेक्शन भाई इंटरसेप्ट करते हैं, पॉइंट पे जब करते हैं ये तो संतुलन वाला बना दिया आपने। जो संतुलन करता है वो सप्लाई और उसका संतुलन है। वो नेक्स्ट क्लास में सारी चीज समझा दूंगा ग्राफ में, ठीक है। अभी उस संतुलन के चक्कर मत जाओ, मेरा दिमागी संतुलन मत हिलाओ। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, हाँ मैं समझ गया। अभी होगा, ग्राफिंग होगी, सारे कर्व बताऊंगा, टेंशन मत लो। ऑनलाइन किसी का कोई डाउट? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए टेक केयर।